गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का क्लास 11th का स्टार्ट करूंगा, जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर में फिजिक्स क्या है। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो कि देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको बहुत मतलब किसी भी बुक में मिल जाएगा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए, फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। जैसे मान लो कि दो पर्सन है ए और बी, ये दोनों आपस में चेस खेल रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को रूल्स पता है कि चेस के क्या रूल्स हैं, वो दोनों क्योंकि आपस में खेल रहे हैं। और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन बैठा हुआ है, पर्सन सी, जिसको इस चेस के रूल्स नहीं पता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ए और बी मूव्स चलेंगे, ठीक है। ये पर्सन सी को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से गेम का क्या रूल है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, इसके मूव्स को देख के, ए के मूव्स को और बी के मूव्स को देख के इस गेम के रूल्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे ही हमारे साथ क्या होता है नेचर में भी, मदर नेचर जो है वो अपने रूल के हिसाब से चीजों को गवर्न करती है, और हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो उस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन जब बैठे हुए थे तो उनके सिर के ऊपर एक सेब गिरा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व की सारी चीजें, कि सेब, कोई भी चीज जो होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, तो वहां से एक ग्रेविटेशन का आइडिया उन्होंने डेवलप किया। इसी तरीके से क्या होता है कि आप क्या करते हो, नेचर की किसी भी चीज को, किसी भी फिनोमिना को जब समझते हो, देखते हो, तो इसका मतलब वहां पे आप फिजिक्स का अप्लाई कर रहे हो, फिजिक्स को अप्लाई कर रहे हो। तो फिजिक्स का बेसिक सा डेफिनेशन है, लाइक एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन ऑफ एनी फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको किसी भी बुक को आप पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। हम जहां से स्टार्ट करेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटी से, मेन हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में एक वर्ड यूज किया, फिजिकल क्वांटिटी। अब समझते हैं इस चीज को कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर पाओ, ठीक है, प्रॉपर यूनिट्स के साथ, ठीक है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि कोई खाने में चीज आपको पसंद है, लेकिन वो चीज कितना पसंद है आपको, इस चीज का आप कोई भी, आप उसका पैरामीटर नहीं डिफाइन कर पाओगे कि वो चीज कितना पसंद है। या फिर ये, जैसे आपके भाई बहन होंगे, आपको ये पूछा जाए कि दोनों भाई बहन में से कौन अपने मम्मी पापा को ज्यादा प्यार करता है, तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, उसको नापा नहीं जा सकता कि कौन ज्यादा प्यार करता है, कौन कम प्यार करता है। तो इस वजह से इस इस चीज को आप एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, जैसे मास आप मेजर कर सकते हो, दो अगर पर्सन है उनके बीच में ये पता लगाना है कि किसका मास ज्यादा है किसका कम है, आराम से मेजर कर सकते हैं उसको। लेंथ हो गया, किसी की हाइट, या कोई भी ऐसी चीज जो आप मेजर कर सको, डिस्टेंस हो गया। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सको, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए आप, लिखिए, a quantity that can be measured on a proper scale is called physical quantity. Example, mass, distance, velocity, etc. ठीक। अब बात करते हैं, तो टोटल यहाँ पे दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखो। अगर फिजिकल क्वांटिटी देखा जाए तो बेसिकली इनको दो कैटेगरी में डाला जाता है। पहला है स्केलर, और दूसरा इसका टाइप है वेक्टर। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इनको आप एडिशन करते समय कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने 10th 9th में ये चीजों को पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पे 11th में एक पूरा वेक्टर, एक तरीके का चैप्टर है जिसको हम डील करेंगे बाद में, यूनिट एंड डायमेंशन और मैथमेटिकल टूल्स के बाद, ठीक है। तो उसकी फिक्र ना करना अभी कि वेक्टर बहुत सस्ते में निकाल ले गए, ऐसा नहीं है। तो वेक्टर को डिटेल में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो
कि स्केलर क्वांटिटी क्या चीज है। जैसे कि आप मान लो कि 2 kg कोई चीज है, 2 kg मान लो तुम्हारे पास चीनी है, और 2 kg जो है वो कोई दूसरा है, दाल है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे, ये पूछा जाए कि तुम्हारे पास टोटल कितना सामान है, तो आप क्या बोलोगे? 4 kg। वहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर ये बात करें, इसी तरीके फोर्स की बात करें हम, ठीक है, तो जैसे कि स्केलर तो क्या क्या क्वांटिटी हो गई, स्केलर का एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, या फिर यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि स्केलर में क्या खास बात होगी कि डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड while adding them। ठीक है, यही वेक्टर में अगर आए तो वेक्टर में डायरेक्शन जो होता है is to be considered while adding। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्केलर तो आसान है, वेक्टर को समझाने की कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि वेक्टर का आइडिया आप लोग को लगे। जैसे कि वेक्टर में अगर बात करें, तो जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेज हैं, ठीक है, F1 जो है वो 10 न्यूटन का है, F2 जो है वो 10 न्यूटन का है। न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। तो अब देखो, अगर अपने को इस ब्लॉक के ऊपर, जो ब्लॉक ए है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 10 न्यूटन का और F2 भी 10 न्यूटन का, और ये पूछा जाए कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हमसे आप ये पूछोगे कि F1 F2 का डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि F1 इधर लगा इस डायरेक्शन में, और F2 इस डायरेक्शन में लगा, जस्ट उसके अपोजिट, तो इसका मतलब F नेट की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन अगर यहां पे दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे, जैसे यहां पे F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे इस बार, तो यहां पे F नेट की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन, दोनों ऐड कर गए। तो यहां पे आपने देखा कि फोर्स का रिजल्टेंट निकालते समय आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगे उनमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनको ऐड करते समय, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल अभी लेंगे, पहले इसको आप एग्जांपल के तौर पर नोट कर लो। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख ली होगी, ये लिख लो कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के हैं, स्केलर और वेक्टर। उसके बाद फिर उनके एग्जांपल्स में ये वेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है, इसको नोट करिए, ठीक है। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर। जैसे कि एक और क्वांटिटी आपको पता होगा, पढ़ा हुआ है क्लास 9 से ही, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का देखें, तो जैसे मान लो कि एक पर्सन है जो दो मूवमेंट करता है, एक 3 मीटर का मूवमेंट है, एक 4 मीटर का, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। मान लो वो यहां से स्टार्ट किया, उसको पहले 3 मीटर चलना है, फिर 4 मीटर चलना है, ठीक। वो क्या किया? 3 मीटर गया आगे की तरफ, ठीक, फिर उसका मान लो मन नहीं किया, वो वापस आ गया 4 मीटर, ठीक है। तो नेट यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो जाएगा, देखो अगर कंसीडर करें राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो 3 मीटर ये पॉजिटिव में गया और 4 मीटर फिर ये क्या किया? नेगेटिव में। या फिर हम ऐसे कंसीडर कर लें कि इधर की तरफ ईस्ट, अगर ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो पहले ईस्ट में गया था ये 3 मीटर, फिर उसके बाद वापस आ गया ये 4 मीटर, इसका मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट से ये कितना पीछे गया होगा? 1 मीटर के बराबर। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट।
लेकिन अब इसी केस में आप ये सोचो, ये तो पहला केस हो गया। अगर दूसरा केस होता, तो दूसरा केस में अगर हम देखें कि मान लो कि वो 3 मीटर ऐसे चला, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर उसके बाद क्या करे कि ये टुवर्ड्स नॉर्थ ये 4 मीटर चल ले। अब जरा इनिशियल से फाइनल मिला देते हैं, तो इसका मतलब पहले वो पर्सन यहां पे था और फाइनली 2 डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वो पर्सन यहां पे पहुंच गया। इसका मतलब अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, 3 और 4 का साइड है, तीसरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 मीटर का। इसका मतलब इस पर्सन ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 5 मीटर का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग वैल्यू आ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट का। अगर डायरेक्शन हम चेंज करें, मैग्नीट्यूड दोनों डिस्प्लेसमेंट का सेम है, तो अगर मान लो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं, 3 मीटर आगे जाता फिर 4 मीटर आगे जाता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को डील करते समय डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि टोटल 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, उनके बीच में डिफरेंस को भी समझ लिया हमने। अब देखिए, अब उसके बाद अपने को चलना है यूनिट एंड डायमेंशन की तरफ। तो सबसे पहले ये आते हैं कि अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये हो गया कि भाई किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सको, उस क्वांटिटी को आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। अब बात ये आती है कि उस क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाए। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल है जो कि आप बचपन से करते होगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसी को हम मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मेरे को क्या करना है, आप मान लो क्लास है, क्लास में आपके सामने ये बोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने पढ़ा, घर गए, आपके पेरेंट ने पूछा कि कितना बड़े बोर्ड का साइज था जिसके ऊपर तुम पढ़ के आए। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे तो कुछ बता नहीं पाओगे। आपने क्या किया, एक रस्सी लिया, रस्सी से आपने नाप लिया और उसके बाद फिर बोला कि हाँ ठीक है, घर पे जाके दिखा दिया कि इतना बड़ा लेंथ है, ठीक है, बोर्ड का। ये एक तरीका हो गया मेजरमेंट का, मतलब कि आपने एक अंदाजा दिया कि कितना बड़ा बोर्ड था। ठीक है, अब अगर सोचो कि आपके हाथ पे कोई सामान है और ये बोला जाए कि कितना भारी है, तो उसका कुछ वैल्यू बताओगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे हाँ ठीक ठाक भारी है। तो फिर जो दूसरा पर्सन है वो उसको कुछ समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि कोई पर्सन बोलता है कि वो, जैसे कि मान लो कि कोई वेट है, वो एक कमजोर पर्सन के लिए बहुत ज्यादा होगा मे बी, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए वो वेट कुछ ना लगे उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम एक यूनिट डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है, यूनिट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मेरे को क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नापना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस डिस्टेंस को नापने के लिए हम क्या करते हैं, इसी मार्कर का यूज करते हैं। ठीक, तो अगर मान लो ऐसे नापे 1 2 3 4 5 और ये करीब 5.5, एक तो ये इनएक्यूरेट होगा, मतलब पूरी प्रॉपरली मैं मेजर भी नहीं कर पा रहा हूं इसको। ठीक है, लगभग 5.5 मार्कर की ये लेंथ है। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत दूर बैठा हुआ है, उसको मैंने इस लाइन की लेंथ बतानी है, मैं बोलूंगा कि 5.5 मार्कर आ गया। लेकिन बात यह आती है कि इस मार्कर की लेंथ उस पर्सन को थोड़ी ना पता है, वो तो बस इतना जानेगा कि हाँ मेरे हाथ में जो मार्कर है उसका 5.5 गुना ये लेंथ है, लेकिन ये चीज उसके पास नहीं है कि जिससे वो अंदाजा लगाएगा कि हाँ ये लाइन जो है वो इसके 5.5 गुना ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यही बेसिक होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाते हैं। इसका मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी उसी क्वांटिटी के कंपैरिजन में मेजर होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इसी मार्कर को अगर मैंने बनाया, तो अगर ये लाइन इस मार्कर का 2 टाइम्स होती, तो हम क्या बोलते हैं कि इस लाइन की लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस मार्कर है। इसका मतलब ये जो मार्कर है ये एक यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम वेट की बात करें, तो जैसे कि अभी 2019 से पहले क्या था कि फ्रांस में एक इरिडियम और प्लैटिनम का एक एलॉय है,
उसका एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, फ्रांस में, उसको 1 kg माना गया। तो क्या किया गया कि उस 1 kg को मान के आर्बिट्रेरी उसको मान लिया कि हाँ ठीक है, अब से हम इसी को 1 kg बोलेंगे। और फिर उस 1 kg को क्या किया गया, पूरे वर्ल्ड में उसका सैंपल बना बना के, उसके बराबर के वेट बना बना के पूरे हर एक कंट्री को दे दिया गया। हर एक कंट्री को पता चल गया कि हाँ इतने वजन को ही हम क्या, इतने को ही हम बोलेंगे 1 kg, और सबको पता चल गया कि हाँ इतना ही 1 kg होता है। ये बात अलग है कि 2000, क्योंकि वो समय के साथ कोरोड भी करता जा रहा था वो जो सिलेंडर था, तो इस वजह से उसके वेट में कुछ डिफरेंस आ रहा था। तो इसलिए क्या किया गया, पिछले साल उसको चेंज करके उसका एक अलग तरीका निकाला गया, कुछ प्लैंक कांस्टेंट से रिलेट करके मास का एक यूनिट डिफाइन किया गया। खैर वो सब अपने को नहीं उतना जानना है, वो आपको किताबों में मिल जाएगा। आप तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सबसे पहले यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो कि समय के साथ ना बदले, ठीक है, इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, सबको इजीली मिल जाए ताकि वो मेजरमेंट कर सके। इनवेरिएंट होना चाहिए, मतलब कि उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि लेंथ को मेजर करने के लिए पहले लोगों ने क्या किया कि एक रॉड लिया और बोला कि अब से हम इसी को 1 मीटर मानेंगे। फिर प्रॉब्लम क्या आई कि वो रॉड अलग अलग कंट्री में, जिससे कि आपको पता होगा कि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो लेंथ भी चेंज होता है। तो वो रॉड जब अलग अलग कंट्री को दिया गया कि ये लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो आप सोचो जो ठंडी कंट्रीज होंगी जहां पे टेम्परेचर कम होगा, वहां पे तो उस रॉड का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और जो इक्वेटोरियल कंट्रीज है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे उस रॉड की लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे वो सही तरीका नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह जगह उस रॉड की लेंथ अलग अलग हो रही है, तो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्यूरेटली 1 मीटर कितना है, ठीक है। तो उसका अलग डिफाइन किया गया कि 1 मीटर का डिफिनीशन है, ठीक है। तो आप जो भी यूनिट जो दिया हुआ है वो पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी चीज को मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि एक यूनिट बनानी है उसका आर्बिट्रेरी, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसी के मल्टीपल में अपने को क्या करना है कि मेजरमेंट करना है। तो टॉपिक डालेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें लिखिए फॉर ईच इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी, for each individual physical quantity, we conventionally set a standard value. We conventionally set a standard value and then we measure all such quantities in multiple of that standard value. ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी यूनिट मान लेंगे स्टैंडर्ड, और उसी के कंपैरिजन में हम नापेंगे कि वो क्वांटिटी कितना है। अगर उस स्टैंडर्ड वैल्यू के वो क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी 3 गुना है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि वो 3 यूनिट है, ठीक है। तो जैसे, तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मेजरमेंट को इस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है n मल्टीप्लाइड बाई u। यहां पे n है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और u है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद ये तरीका हो गया। अब यूनिट की क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। सबके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये हो गया वेल डिफाइंड। दूसरी क्वालिटीज इनवेरिएंट, सिचुएशन के हिसाब से उस यूनिट की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कन्वीनियंस इन यूज, ठीक है। तो
उसका यूज जो होना चाहिए वो काफी आसानी से होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद फिर आते हैं, तो ये अगर मान लो कि इस तरीके से यूनिट को डिफाइन किया जाए, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट को आपको बताना पड़ेगा। अब ये सोचो कि इस पूरे वर्ल्ड में कितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, बहुत टाइप की। ठीक है, इवन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहा है नई नई फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि अगर मान लो कि सबके लिए एक अलग यूनिट अगर अपने को याद रखना पड़ेगा, जैसे लेंथ के लिए आपको पता होगा मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, उसी तरीके से इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर सबके लिए एक एक यूनिट याद करना हो जाए तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है अपने को, एक तरीका निकाला गया, क्या देखा गया कि जैसे मान लो कि अपने को अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो जितने भी अब देखो ए बी सी डी ई ये जितने भी हैं, बस हम क्या करते हैं इतने ही याद रखते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो भी वर्ड्स बनते हैं वो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में क्या देखा गया कि अगर हम टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लें, ठीक है, तो बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो उन 7 के टर्म में डिराइव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे कि लेंथ है और टाइम है, अगर इन दोनों को आपने फंडामेंटल माना तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब कि वो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, एक दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि एक लेंथ है और टाइम है। तो इसका मतलब आपको अगर लेंथ और टाइम की यूनिट पता है तो आप वेलोसिटी की यूनिट आराम से लिख डालोगे। ठीक है, तो इसी चीज को इसलिए फिर क्या किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अलग बनाई गई, फिर डिराइव्ड अलग, फिर एक सप्लीमेंट्री भी आया बाद में जो कि एंगल्स के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो फिर आप इसके आगे नोट करो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are there are large number of physical quantities which are categorized as, पहला फंडामेंटल, या फिर इसको बेस भी बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और तीसरा है सप्लीमेंट्री। ठीक, तो पहले फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लिख डालिए कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, इसके बाद नीचे लिखे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज मस्ट बी independent of each other and other physical quantities may be expressed in terms of these fundamental physical quantities, ठीक। अब टोटल बात करें कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल है। अच्छा, फंडामेंटल में यहां पे बोला गया कि दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि देखो, अगर जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पहले बारे में बता दूं मैं, 7 कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो आपको उसके बाद फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, क्या क्या है वो फिजिकल क्वांटिटीज, देखते हैं। सबसे पहले मास, लेंथ, ठीक है, तीसरा है
टाइम, चौथा करंट, फिफ्थ हो गया टेम्परेचर, ठीक है, सिक्स्थ हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवेंथ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सात को क्या माना जाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज माना जाता है। अच्छा, हमने बोला कि दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट होंगी। इसका मतलब ये, आप देखो कि अगर हम ये बोलें कि एक पर्सन है, उसका मास 30 kg है, ठीक है, क्या आप उसकी लेंथ के बारे में बता पाओगे? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप एक क्वांटिटी के बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो फिर दूसरी क्वांटिटी के बारे में आप नहीं बता सकते श्योरली। ठीक है, तो इसका मतलब मास जो है वो लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो ये जो इस तरीके से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इनके यूनिट्स क्या हैं अगर वो देखी जाए तो यूनिट्स के, देखो यूनिट्स के लिए कई सारे यूनिट के सिस्टम्स हो, जैसे कि एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे क्या किया, लोगों ने अलग अलग सिस्टम को फॉलो किया। जैसे कि ब्रिटेन में लोग जो यूज किए अधिकतर वो एफपीएस सिस्टम को यूज किया, मतलब कि लेंथ के लिए फुट, फिर उसके बाद क्या आपका मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से कहीं पे एमकेएस सिस्टम फॉलो हुआ, मतलब मीटर, केजी और सेकेंड। ठीक, तो सबसे इस समय जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट उसको बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक, तो मास के लिए एसआई यूनिट की बात करें तो मास के लिए एसआई यूनिट जो है वो केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट एम्पियर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, के से रिप्रेजेंट होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये मोल, केमिस्ट्री में भी आप मोल के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, मोल का अच्छा खासा यूज है केमिस्ट्री में। और उसके बाद आते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, जो कि है स्मॉल सी डी। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद फिर आते हैं कि इनमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, थोड़ी जगह की कमी है इस वजह से वो ऐड अभी नहीं कर रहे हैं। आप क्या करो कि साइड में, मतलब कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होगी, उनके बगल में ये यूनिट हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बगल में एक और कॉलम छोड़ दीजिए जो कि हम ऐड करेंगे, जो कि डायमेंशन का होगा। ठीक है, डायमेंशन अभी क्या होता है कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे क्या है कि अगर डायमेंशन का हम नोट करें, डायमेंशन, तो मास का जो डायमेंशन होगा, मास का डायमेंशन लिखते हैं कैपिटल एम, ये बस एक सिंबल है। ठीक है, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए कहीं कहीं ए यूज होता है, कहीं पे आई भी यूज होता है, मोस्टली ए, टेम्परेचर के लिए थीटा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो डायमेंशन होगा वो मोल ही यूज होगा। ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कहीं कहीं ये सिंबल जे यूज होता है और कहीं कहीं ये सी डी भी यूज होता है। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूले हैं इनके। ठीक है, जिनको हम बाद में अभी कुछ ही देर में इनको पढ़ेंगे कि आखिर में डायमेंशन होता क्या है। ठीक, तो देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब उसके बाद आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देख लो क्या होता है। आप वीडियोस को पॉज कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इसको पूरा लिख डालिएगा। अच्छा, वीडियो के मतलब वीडियो जब आप देख रहे होगे तो उस समय नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको बुकलेट इसकी मिलेगी, जहां पे आप जाके जरूर इसको पढ़िएगा। वहां पे शुरू के 4-5 पेजेस जो कि थ्योरी दिया हुआ है, और फिर उसके बाद उसमें ये लिख, आप उस पे थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल को पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल के, हर एक एग्जाम्पल के बाद आप उस एग्जाम्पल से कितना समझे हो इस चीज को पता लगाने के लिए वहां पे एक नाउ सॉल्व दिया हुआ है।
ठीक है, जहां पे उसका सोल्यूशन नहीं होगा, जस्ट उसका आंसर होगा, आंसर की आपको मिल जाएगा। तो फिर उसको तुरंत सॉल्व करिएगा, जिससे पता लगेगा कि आप कितना उसको समझे हो उस चीज को। ठीक है, और एक क्लास के बाद भी आप इतना तक पहुंच जाओगे कि उस एक्सरसाइज के जो इन चैप्टर एक्सरसाइज होगा उसके कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर के देखने के बाद जरूर वो आप पढ़ोगे, ताकि आपको प्रॉपरली चीजों को समझ में आए चीजें। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, दे कैन बी derived in terms of fundamental physical quantity। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि सबसे आसान एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो देखो स्पीड जो है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, जो कि है डिस्टेंस और टाइम। तो इसका मतलब कि अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, तो यूनिट ऑफ स्पीड ये क्या हो जाएगा, देखा है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। इसका मतलब कि यूनिट स्पीड की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डेराइव्ड फिजिकल को, उसका फिर आप इस तरीके से यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर आता है तीसरा टाइप, जो कि है पहला फंडामेंटल, फिर डेराइव्ड हो गया, अब सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आते हैं, तो सप्लीमेंट्री में दो चीजें हैं, एक प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, चलो, तो फर्स्ट प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। देखो, दो लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, इसकी बात करें तो ये थीटा को डिफाइन करते हैं, जैसे अगर एक सर्कल के ऊपर अगर हम इसको मान लें कि एक सर्कल है और सेंटर से हमने ये दो रेडियस के बीच का एंगल थीटा मान लिया, तो इस थीटा को लिखना हुआ तो थीटा जो होगा ये क्या होता है, आर्क, ये टोटल ये लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाई रेडियस, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, और यूनिट इसकी हो जाएगी इस प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन। ठीक है, अच्छा, एक चीज इसकी यूनिट रेडियन। अब उसके बाद फिर आते हैं दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक तरीके से 3 डायमेंशन में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोन है, ठीक है, उस कोन का अगर देखा जाए तो यहां पे देखोगे आप 3 डायमेंशन में ये क्या कर रहा है, एक इस तरीके से ये जो कॉर्नर पे आके इस तरीके से खुल रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहां पे ये जो एंगल एक तरीके से 3 डायमेंशन का बन रहा है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, इसके बारे में जब आप 11th में तो उतना यूज नहीं है, 12th में कहीं पे जाके सॉलिड एंगल का यूज पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, बाकी सॉलिड एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो क्या उसका फॉर्मूला है, इसको ये सिंबल है सॉलिड एंगल का। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल जो होगा, इसकी यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने 3 टाइप की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो पूरी कवर कर ली। एक पहला था फंडामेंटल, दूसरा डेराइव्ड और तीसरा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक एंगल है और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। जैसा हमने बताया था कि थोड़ी देर में हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देख के हम ये अगर ये देखें कि वो किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे कितने के पावर पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि इसके बारे में लिखवा देंगे, पहले आपको एक एग्जांपल से इसको समझा दें। जैसे कि मान लो एरिया है, किसी भी चीज का आप एरिया देखो, चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो, वहां पे आप देखोगे अगर सर्कल का एरिया देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पाई एक कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, रेडियस एक लेंथ है, रेडियस इंटू रेडियस है। इसका मतलब देखा जाए तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर हो, चाहे अगर आप स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हो स्क्वायर के एरिया के लिए ए स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के एरिया के लिए एल इंटू बी, सब में आप देखोगे कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ है। ठीक, तो इसका मतलब एरिया का अगर देखा जाए तो एरिया किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, लेंथ, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ठीक, तो हर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए एक सिंबल दिया गया जो कि मैंने डायमेंशन में लिखवाया था। जैसे कि जहां पे भी लेंथ की बात आएगी वहां पे क्या डायमेंशन लेंथ का लिखेंगे, कैपिटल एल। टाइम का आएगा तो कैपिटल टी, मास का आएगा कैपिटल एल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एरिया का अगर जो डायमेंशन होगा, ये डायमेंशन लिखने का तरीका होता है। एक इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब कि ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरिया लिखा हुआ है, इसका मतलब हम एरिया के वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला में इंटरेस्टेड है। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे होगा, लेंथ का सिंबल बोला था एल, दूसरा लेंथ भी एल, तो एल इंटू एल मिलके हो गए एल स्क्वायर। इसका मतलब एरिया जो है वो लेंथ के 2 डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखो, टॉपिक डालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें लिखिए इट रिप्रेजेंट्स हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विथ हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी is related with the 7 fundamental physical quantities. 7 fundamental physical quantities. Example में नोट करो, एरिया जो है वो लेंथ इंटू लेंथ के बराबर है, उसका मतलब एरिया का डायमेंशन आ गया एल स्क्वायर का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया हैज 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। अच्छा, एरिया के अंदर मास का कितना डायमेंशन है, 0। टाइम का कितना डायमेंशन, 0। ठीक है, क्योंकि एरिया मात्र एल स्क्वायर पे डिपेंड करे, तो अदर जितने भी फिजिकल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी ना, मतलब बाकी के 6 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो बस ये देखना है कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर क्या आ रहा है, ये अपने को डायमेंशन फॉर्मूला में देखना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, वॉल्यूम ले लें, चलो डेंसिटी थोड़ा कठिन होगा, डेंसिटी ले लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर आप किसी भी चीज का वॉल्यूम लिखोगे तो जैसे मान लो कि क्यूब ही है तो ए क्यूब होगा, इसका मतलब लेंथ का क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन, जैसे एरिया का डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर था तो एल स्क्वायर आया, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब, इसका मतलब कि उसका डायमेंशन आएगा एल क्यूब। ठीक, इसका मतलब ये हो गया एम एल माइनस 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब जो डेंसिटी है वो क्या कर रहा है कि डेंसिटी के पास एक डायमेंशन है मास का और -3 डायमेंशन है किसका, लेंथ का। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशन पता करोगे। ठीक है, यूनिट निकालना बता दिया, जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डायमेंशन भी निकालना बता दिया कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब उसके बाद
एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसको अभी हम कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क में बुकलेट के भी क्वेश्चंस को करना है जो कि आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी जो होमवर्क दे रहे हैं उसको भी करिएगा। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझ रहे हो, लेकिन उसकी जो टेस्टिंग होगी कितना समझे हो वो चीज होगा आपको बुकलेट लगाने से और जो क्वेश्चन लगाने से। हम कितना भी हथियार आपको दे दें, आपको लड़ाई खुद ही लड़नी है, ठीक है। और जब तक मतलब कि हम अगर बस थ्योरी देते जाएंगे और आप कुछ लड़ोगे नहीं तो फिर कुछ सीखोगे भी नहीं। तो हिम्मत करो और लगे रहो, ठीक है। क्वारंटीन पीरियड का फायदा उठाओ। चलो ये नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलो एक क्वेश्चन लिखो, राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज देखो यहां पे जो भी मैं बता रहा हूं उसको रटने की एकदम जरूरत नहीं है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो इतनी बार यूज होगा कि तुमको खुद ही याद हो जाएगा। 2 बजे रात में भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर तुम बताओगे, ठीक है। बस अभी क्या करना है, देखो जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन लिख लिया कि राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। पहला है, देखो पहला है मान लो वेलोसिटी। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका यूनिट और इधर इन सब का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मतलब कि देख डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो गया वेलोसिटी का। अच्छा डायमेंशन में है तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया, लेंथ है ना डिस्प्लेसमेंट L और टाइम का डिस्प्लेसमेंट T, इसका मतलब LT माइनस 1, ठीक। अब आते हैं दूसरा, एक्सेलरेशन ले लो। एक्सेलरेशन बताओ, फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज भी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, तो डेल्टा V बाई डेल्टा T ये हो गया। तो इसके यूनिट पे आते हैं, तो डेल्टा V का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड अभी अभी निकाला, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। डायमेंशन पे आते हैं, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल चुके हैं LT माइनस 1, तो इसका मतलब LT माइनस 1 डिवाइडेड बाई T, ठीक। तो ये हो गया LT माइनस 2, आसान है। अब उसके बाद आते हैं तीसरा, तीसरा ले लो फोर्स, ठीक। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट निकाला है यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो इसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, ठीक। अब इसके डायमेंशन पे आते हैं, डायमेंशन देखिए, या देखो आप यूनिट से भी डायमेंशन लिख सकते हो और या फिर फॉर्मूले से लिख डालो, जैसे कि मास का डायमेंशन क्या होगा m, ठीक है। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत अभी प्रैक्टिस कम रहेगी, तुम क्या करोगे मास को सीधे सीधे मतलब कि ये मास है, इसको आप क्या करोगे, ये लेंथ के केस में, लेंथ में यूनिट होता है मीटर, ये पता रहता है, और वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे मीटर लिख देते, m लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, अपने को डायरेक्ट देखो मास है तो मास का डायमेंशन m लिखना है, ठीक है, इसको याद रखना। तो मास का डायमेंशन हो गया m, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं LT माइनस 2, तो m LT माइनस 2, ठीक है। या फिर यहां से भी आप देख सकते थे केजी मास है तो m, मीटर लेंथ की यूनिट है तो L, और नीचे T सेकंड है तो T का स्क्वायर, तो इसका मतलब कि m L डिवाइडेड बाई T स्क्वायर, तो हो जाता है MLT माइनस 2, ठीक है। इससे भी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। अभी हम फॉर्मूले से चलते हैं, तो देखो फोर्थ आते हैं वर्क डन। ऐसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज मिले आपको डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मात्र एक फॉर्मूले की जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी आती रहे, ठीक है। जैसे वर्क डन है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। 11th में इसका कुछ और आप देखोगे डॉट प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन अभी जो है जो आपका स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है उसके साथ फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, इसी चीज को क्या बोल देते हैं, जूल। ठीक। अच्छा, डायमेंशन पे आते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन mlt -2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो ये पूरा हो गया mlt ml स्क्वायर t -2। रटना एकदम नहीं है, ठीक है, कोशिश भी मत करना रटने की। ठीक। अगर आपको फोर्स का पूछा जाए तो ये सोचो कि मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला वो आपको पता चल जाएगा एकदम, जैसे कि सीक्वेंस में याद रखोगे ना किसी भी चीज को रटने के। वेलोसिटी पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम lt -1, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी हो गया lt -1 डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब टोटल lt -2। ठीक। तो इस तरीके से सोचना है। एक और कर देता हूं, उसके बाद आपको खुद से करिएगा। जैसे पावर है, पावर बोलो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब इसका यूनिट हो गया, वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक। इसका डायमेंशन पे आ जाते हैं, तो डायमेंशन वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम है, वर्क डन का डायमेंशन निकाला ml स्क्वायर t -2 डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब ml स्क्वायर t -3। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला इसका, पावर का। ठीक। अब इसके बाद फिर कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूं, इसको नोट कर लेना और इसी तरीके से सॉल्व करना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और फिर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों में से आप क्या करोगे, मास्टर बन जाओगे इसके। चलो, कुछ 5 तक हम कर चुके थे। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज, तुम्हें खुद से भी जो फिजिकल क्वांटिटीज याद आए उनको लिख डालना, ठीक है। मैं कुछ का दे दे रहा हूं, जैसे 6th है, लिखना मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। 7, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम, mvr एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। इस तरीके के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगे उसका आप क्या कर सकते हो कि डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। 7th 8th एक लिख लो एनर्जी। एनर्जी में किसी का भी फॉर्मूला यूज करना, काइनेटिक एनर्जी यूज करना चाहे पोटेंशियल एनर्जी यूज करना, डायमेंशनल फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं आएगा, ना कि यूनिट पे, ठीक है। और एक लास्ट ले लो प्रेशर, ठीक है। इनको सॉल्व करना और बुकलेट के अंदर आप चेक भी कर सकते हो कि इसका क्या आंसर जो आपने निकाला है वो सही आया है कि नहीं, ठीक है। एनर्जी के लिए आप हाफ mv² यूज कर लो। हाफ का क्या मानोगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। मास का पता है, वेलोसिटी का पता है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन पता है, एरिया का पता है, यहां से आप लिख डालना यूनिट और डायमेंशन, ठीक। एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं, ठीक है, जो कि डायमेंशन का रहेगा, और फिर उसके बाद कुछ कांस्टेंट्स हैं उनका डायमेंशन निकालने का, ठीक। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद का फिर जो एप्लीकेशन होंगे डायमेंशन फॉर्मूला के वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ, पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो बच्चा ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना वो स्कूल में आपके स्कूल एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो गया, अभी हम एप्लीकेशन डायमेंशन फॉर्मूला के आएंगे तो वहां पे भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो कि एकदम मतलब श्योर 90% रहता है कि स्कूल एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। बाकी जो जेई नीट में भी तो ये सब आते रहते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे आए तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ है फोर्स, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मास है और r जो है वो मासेस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक।
एक तो ये होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा हो गया एक फॉर्मूला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फोर्स Q1 Q2 चार्ज है, R जो है वो चार्ज के बीच का सेपरेशन, ठीक। और थर्ड है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इसके लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और आर का यूनिट और डायमेंशन आपको बताना है, ठीक है। आर का यूनिट पता होगा ओम, ठीक। तो यहां पे आपको ये दो मैं सॉल्व करा देता हूं, थर्ड वाला आप खुद से करिएगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का निकालिएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला मैं कर रहा हूं, बाकी नोट कर लिए होगे, ठीक। तो देखो किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को आए, अभी आपको इस चैप्टर में मेन दिक्कत ये होगी कि ये पहला चैप्टर है और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपके लिए नए होंगे, जैसे कि मान लो टॉर्क दिया जाए, एंगुलर मोमेंटम दिया जाए, जैसे कि ये सेकंड वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले की बात करें तो ये सब फॉर्मूले कभी शायद आपने नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं, जब भी 11th में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वो फॉर्मूले दिए जाएंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कैलकुलेट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूले तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ना कि आप लर्न करोगे जो चीज के बारे में जानते ही नहीं हो, तो ये चीज आप 11th में पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जी का डायमेंशन और यूनिट निकालना है, जी को पहले तो ले लो अकेले में, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने जी को अकेले कर दिया, अब इसके बाद फिर देखो फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक। अच्छा अब यूनिट पे आते हैं, तो यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। आर स्क्वायर का यूनिट मतलब आर एक लेंथ थी तो मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई m1 m2 की यूनिट हो गई, m1 मास है तो केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका यूनिट आ गया। अब आते हैं डायमेंशन पे, तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, और जी का डायमेंशन फॉर्मूला इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखो फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का डायमेंशन डिवाइडेड बाय मास का डायमेंशन का स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन पता है mlt -2, सॉल्व करवाया अभी। आर का डायमेंशन l, तो ये हो गया l स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे मासेस, तो m1 m2, तो ये हो जाएगा m इंटू m, m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, m-1 l और l क्यूब हो गया t -2, ठीक है। तो ये जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया और ये जी का यूनिट आ गया। उसी तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया सेकंड वाला, उसका भी सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वाला आप खुद से करिएगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट था उसके लिए हम देखें तो सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, वो था फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को अलग किया, एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो भाई। अब एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया, ये हो गया f इंटू 4π आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इधर गया, सॉरी गड़बड़ हो गया, एप्सिलॉन नॉट जाना है ना, तो ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πf आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब बात है यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज को हमने करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना था, तो यहाँ इसके लिए चार्ज का डायमेंशन पहले आपको रखना पड़ेगा। तो चार्ज के लिए एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो ये हो गया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका मतलब Q का जो डायमेंशन होगा वो होगा
करंट का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशन। तो करंट का अपने को पता है A और टाइम का डायमेंशन T, तो Q का डायमेंशन पता चल गया, चार्ज का A इंटू T। ठीक, करंट होता है कि पर सेकंड कितना चार्ज पास कर रहा है। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन पे आ जाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, अगर वैल्यूज रखते जाएं तो सबसे पहले Q1 Q2, तो AT, तो Q1 का भी डायमेंशन 80, Q2 का भी डायमेंशन 80, तो 80 का स्क्वायर हो गया। 4 पाई क्या है भाई, कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स याद हो गया होगा अब तक, MLT माइनस 2, और R स्क्वायर हो गया L स्क्वायर। तो ये पूरा देखो, ऊपर टाइम का स्क्वायर है, नीचे टी टू द पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा टी टू द पावर 4 बनेगा, m माइनस 1, नीचे L क्यूब है, L माइनस 3, और साथ में t माइनस 4, और सॉरी टी टू द पावर 4, और साथ में a स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट, चलो इस बार यूनिट बाद में निकाल दिया भाई, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक, तो इसका हो जाएगा कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और यहां पे मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू, कोई भी डिराइव्ड यूनिट दी जाए, कोई भी कांस्टेंट दिया जाए, आपको क्या करना, मात्र एक फॉर्मूला पता करना उसके बारे में। एक फॉर्मूला अगर उसका याद रहेगा, एप्सिलॉन नॉट, अभी 12th में जाओगे तो इनके ऊपर और भी कई सारे फॉर्मूले पड़े, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड और कई सारे फॉर्मूले पड़े, तो कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो और उसको लेके उस कांस्टेंट को अलग करो, बाकी सारी वैल्यूज की आप यूनिट और डायमेंशन पुट करो, यूनिट भी निकल जाएगा, डायमेंशन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आगे के लिए आपका यह है कि आप होमवर्क करके रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन का यूजेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।